ओके जी, पेज नंबर 631. Wasim and Sons is a registered person under the sales tax sold taxable goods to Halim and Sons in February. Under the provisions of Senate rules made thereunder, each of the following independent Senates specify the document that WS and HS are required to issue. कौन सा document issue करें? If any, and state the effect, increase, decrease or no effect. Effect के कॉलम में डालें increase, decrease और no effect. और कौन सा document issue करें? Are required to issue if any, and state the effect, increase, decrease or no effect on the sales tax liability. सेल्स टैक्स लाइबिलिटी यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इसका क्या इफेक्ट होगा. अच्छा जी, वसीम सन्स आर रजिस्टर्ड पर्सन सोल्ड टैक्सेबल गुड्स टू हलीम सन्स. सो वसीम सन्स सोल्ड टैक्सेबल गुड्स टू हलीम सन्स. वसीम सन्स सोल्ड टैक्सेबल गुड्स टू हलीम सन्स. वसीम सन्स सोल्ड टैक्सेबल गुड्स टू हलीम सन्स. यानी वसीम सन सेलर है और हलीम सन बायर है. HS इज रजिस्टर्ड, बायर रजिस्टर्ड है अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट एंड रिटर्न 25% ऑफ द गुड्स इन जुलाई 2024. ये रजिस्टर्ड है और इसने चीजें वापस कर दी हैं, तो ये अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, ये क्या है? रजिस्टर्ड है. तो सिनेरियो 1 या 2? 1. वो तो अनरजिस्टर्ड बंदा चीजें वापस करता था ना, ये तो सिनेरियो कौन सा बन गया? 1. मुझे बताएं, अगर रजिस्टर्ड बायर चीजें वापस करें तो हमारे लॉ ने सिर्फ लोड किस पे डाला है? बायर पे, कि कौन सा नोट इशू करे. और इसके पास चीजें वापस आ गई हैं, ये बदले में जनरल एंट्री जो मर्जी करे अपनी किताबों में सेल रिटर्न वगैरह की, ये नोट कौन सा इशू करे? बोलें. कोई भी नहीं नोट इशू करेगा. क्यों? क्योंकि इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है. ये जिम्मेदारी किस पे है? बायर पे. ये जिम्मेदारियां किस पे हैं? और ये अब बता दें, हमारे लॉ ने जिम्मेदारी किस पे डाली है नोट इशू करने की? बायर पे. अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे ये बता दें कि जब ये नोट इशू किया जाएगा तो इस नोट इशू करने की वजह से हुकूमत को नुकसान होगा या हुकूमत को फायदा होगा? हुकूमत को नुकसान. अभी आप मुझे बस नोट बता दें पहले किसने इशू करना है, ताकि वो बोला हमारा काम कवर हो. डॉक्यूमेंट टू बी इशूड बाय सेलर. बोलें. नन. एंड डॉक्यूमेंट टू बी इशूड बाय बायर. चले नोट कर. अच्छा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी होती है न्यूमेरिकल में जब हम आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, तो जो न्यूमेरिकल के एंड पे पेएबल आता है, डेट इज अ सेल्स टैक्स लायबिलिटी. इसको लायबिलिटी भी कहते हैं और हम इसको पेएबल भी कहते हैं. ओके, आप बताएं, जब ये नोट इशू होगा, नोट इशू करना पहले किसकी जिम्मेदारी है ये जरा बता दें. नोट इशू करना किसकी जिम्मेदारी है? बायर की. नोट इशू करना किसकी जिम्मेदारी है? जब बायर नोट इशू कर देगा तो फिर सेलर कोई नोट इशू नहीं करेगा. लेकिन मुझे बताएं कि बायर अपने न्यूमेरिकल में इसको परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेगा और सेलर अपने न्यूमेरिकल में इसको. अब मुझे बताएं, जब न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहा हूंगा सेलर का, तो सेल रिटर्न रिकॉर्ड करने से सेल या आउटपुट, जब सेल या आउटपुट कम होगा तो पेबल टू गवर्नमेंट कम होगा. मुझे बता दें, इंक्रीज लिखूं, डिक्रीज लिखूं या नो इफेक्ट? सेलर की सेल्स टैक्स लायबिलिटी चीजें वापस होने की वजह से
जल्दी बोले ना। वर्किंग 3 से जो सेल आएगी वो कम आएगी ना। अब जब सेल कम होगी तो सेल कम होने की वजह से आउटपुट, जब आउटपुट कम होगा तो पेएबल टू गवर्नमेंट। अब बताएं इंक्रीज का लफ्ज लिखूं या डिक्रीज का लफ्ज लिखूं? अच्छा ये ना कहिएगा आपने इसको नोट तो इशू कराया नहीं तो इसकी टैक्स लायबिलिटी क्यों छेड़े हैं। प्लीज, नोट इशू करना इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन न्यूमेरिकल तो दोनों का हिट होगा ना। ये बात तो नहीं कि न्यूमेरिकल दोनों का हिट नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है एक अपने न्यूमेरिकल में सेल रिटर्न रिकॉर्ड करेगा, दूसरा परचेज रिटर्न। ये क्या कहेगा, मैंने नोट इशू किया, मैं परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये कहेगा हाँ मुझे नोट मिल गया था तुम्हारा, मैंने नोट संभाल के रख लिया है, मैं सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो न्यूमेरिकल कितने लोगों का हिट होगा? दोनों का। नोट कौन इशू करेगा? बायर। अच्छा अब मुझे बता दें कि बायर के एंगल से बात करें। बायर चीजें वापस करे तो बायर की परचेज बढ़ेगी या परचेज कम होगी? जब परचेज कम होगी तो वर्किंग 1 का टोटल, जल्दी बताएं, जब परचेज कम हो जाएगी, जब परचेज कम हो जाएगी, चलें इस तरह छोड़ें, जब परचेज कम हो जाएगी तो इनपुट कम हो जाएगा। जब इनपुट कम हो जाएगा, एक मिसाल देता हूं, एक मिसाल देता हूं, अभी पेएबल कितना है? 20। अगर इनपुट कम हो जाए तो क्या हुआ था, सेल कम होने से उसकी सेल कम हुई थी ना, सेल कम होने से बोल देना कुछ, आउटपुट कम हुआ था, आउटपुट कम होने से पेएबल डायरेक्ट कम हो गया। अब ये नेगेटिव टाइप चीज है इनपुट। इनपुट की जरा बात करें, एक बंदा कहता है मेरा इनपुट है ये तो मेरा पेएबल है ये। हमारे लॉ ने कहा तुमने परचेज रिटर्न कर दी है, तो परचेज रिटर्न करने का क्या मतलब है, परचेज बढ़ गई या परचेज कम हो गई? परचेज कम होने से इनपुट, फर्ज करें इनपुट 48 कर देता हूं, मैं कम कर देता हूं, इनपुट कम करने से पेएबल पे फर्क बताएं क्या पड़ा है? ये बात समझ आ गई? बता दें, इसलिए यहां क्या लिख दें, इंक्रीज। आप बता दें आउटपुट बढ़ने से पेएबल्स पे क्या फर्क पड़ता है? पेएबल, आउटपुट बढ़ने से पेएबल, आउटपुट बढ़ने से पेएबल, और आउटपुट कम होने से पेएबल। अच्छा इनपुट कम हो गया, इनपुट कम हो गया, इनपुट कम हो गया। अच्छा इस तरह सोचे, इनपुट कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, वर्किंग 1 में इनपुट बेचारे का रहा ही नहीं, तो हुकूमत तो खुश होगी, पेएबल आसमानों पे पहुंच जाएगा। इस तरह याद कर लें, ये जो लंबा तरीका मैंने बताया वो तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सोचने में। इस तरह याद कर लें, इनपुट कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, समझ लें वर्किंग 1 में रहा ही नहीं बेचारा, इनपुट कम होते होते, तो वर्किंग 1 का इनपुट रहा ही नहीं, तो फेस पे जाने के काबिल रहा ही नहीं। जब फेस पे नहीं गया तो हुकूमत इतनी खुश हुई कि इनपुट है ही नहीं, तो पेएबल एकदम सेल। इस तरह याद रह सकेगा, बस जिस तरह मर्जी याद रख लीजिएगा। और इनपुट बढ़ जाएगा तो पेएबल कम हो जाएगा। ये अगर रूल किसी ने रट्टा मारना है तो और यार सादा सी बात है, छोड़ें, आपने हुकूमत को फायदा और नुकसान भी तो याद किया हुआ है, वहां से भी चल सकता है काम। सेल बढ़ने से और परचेज कम होने से हमेशा टैक्स बढ़ेगा, और बोले उधर वही जो गवर्नमेंट को फायदा और नुकसान वाली बातें की थी, तो सेल कम होने से और सेल कम होने से और परचेज बढ़ने से गवर्नमेंट को नुकसान, पेएबल डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा जी, अच्छा ये चीज़ हमें आज ज़रा अच्छी तरह पता चली है कि नोट इशू तो चलो दोनों में से कोई एक बंदा करेगा, लेकिन न्यूमेरिकल दोनों का हिट होगा।
बायर इज नॉट रजिस्टर्ड और उसने 25% चीजें वापस कर दी हैं। बायर इज नॉट रजिस्टर्ड, बायर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसने फिर भी 25% चीजें वापस कर दी हैं। अब लॉ मेकर ने लोड किस पे डाला है? हु विल इशू नोट, हु विल नॉट इशू नोट? सेलर विल इशू आ कौन सा? क्रेडिट नोट। लेकिन ये बंदा नोट इशू नहीं करेगा क्योंकि अब चीजें वापस करने कौन आया? अनरजिस्टर्ड। नेक्स्ट, आप बता दें जब चीजें वापस आएंगी सेलर के पास, तो सेलर के पास चीजें वापस आएंगी तो सेलर की सेल कम होगी। जब सेल कम होगी, जब सेल कम होगी तो आउटपुट, आउटपुट कम होने से, आउटपुट तो आसान चीज है ना, इनपुट नेगेटिव चाहिए, आउटपुट तो फौरन बताया करें। आउटपुट बढ़ेगा तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी और आउटपुट कम होगा तो क्या लिखते हैं साइन? डिक्रीज। अच्छा, अनरजिस्टर्ड बंदे को मैंने चीजें बेची थी, वो वापस करके गया है, तो अनरजिस्टर्ड बंदा अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी को अब क्या करेगा? अनरजिस्टर्ड बंदा तो अपना न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स का सॉल्व ही नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है? तो सेल्स टैक्स, हाँ वो अपनी परचेज कम कर ले, अकाउंटिंग की क्लास में एंट्री कर ले परचेज कम, लेकिन क्या इससे सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल उसका सॉल्व हो रहा है? वो तो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करता। अनरजिस्टर्ड बंदा तो न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व करता। आगे चले। He is registered under HSS. HS कौन है? Buyer. Buyer is registered and return 25% of goods in September. अच्छा जी, अब मोहतरम उसने 25% चीजें वापस कर दी हैं किस महीने में? सितंबर में। जब इसने चीजें वापस कर दी हैं तो चीजें वापस करने की वजह से ये सिनेरियो कौन सा बनाए? सिनेरियो 1 या सिनेरियो 2? जल्दी बताएं। सिनेरियो 1। सिनेरियो 1 में चीजें वापस करने पे हमने किस में, ये तो 1 और ये तो तकरीबन इसी जैसा लग रहा है अभी देखने में। सिनेरियो 1 में हमने लोड किस पे डाला है? बायर पे। कौन सा नोट इशू करें? डेबिट नोट इशू करें। और सेलर कोई नोट इशू ना करें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब चीजें वापस होंगी तो चीजें वापस होने से इसकी इसके एंगल से अगर मैं बात करूं बायर के जूते पहन के, तो परचेज कम होगी। परचेज कम होने से, जल्दी सोचें, परचेज कम होगी। आपको याद है हमने कहा था परचेज कम होगी तो इससे गवर्नमेंट को, परचेज कम होगी तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो जब गवर्नमेंट को फायदा होगा तो ये एडजस्टमेंट हम जब मर्जी करें। तो इस तरह कर लेते हैं ना ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। बायर, बायर क्या कर रहे हैं? अपनी परचेज कम, परचेज कम होने से गवर्नमेंट को फायदा। ये एडजस्टमेंट जब मर्जी करें। अब मुझे बताएं कि बायर की किताबों में ये एडजस्टमेंट कैसे होगी? परचेज कम होने से, जल्दी जल्दी सोचें, मैंने अभी सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंपैक्ट बता दिया है। परचेज कम होने से परचेज कम होती रही वर्किंग वन बिल्कुल ही फारग होगी। वर्किंग वन फारिग होगी तो जब फेस पे जीरो गया तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी तो आसमानों पे पहुंच जाएगी। तो बता दें क्या लफ्ज लिखूं? टाइम मैंने नहीं देखा क्योंकि जब मर्जी वाला सिनेरियो था। अच्छा, अब सेलर के एंगल से सोचें, एडजस्टमेंट कौन सी खींची है हमने नीचे?
3। सेलर के एंगल से सोचें, चीजें वापस आ गई हैं तो सेल कम हुई। सेल कम होने का क्या मतलब है? आउटपुट कम हुआ। आउटपुट कम हुआ तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। जब गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो ये एडजस्टमेंट कितने अरसे में कर सकते हैं? चले जी गिने, 180 डेज। सेल कब हुई थी? हाँ, फरवरी में सेल कब हुई थी और वापस कब आई? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में ही 6 महीने पूरे हो चुके हैं। वो बड़ा तेज बंदा है, उसने ना एग्जैक्ट डेट्स नहीं दी थी, इसलिए उसने महीने ना सेफ एंड पे रख के दिए, क्योंकि अगर ये डालता ना अगस्त 2024 तो बहुत कंफ्यूजिंग सवाल हो जाना था, फिर उसको दिन देने पड़ने थे। वो सेफ एंड पे रह के खेला है, उसने उधर से फरवरी का महीना दिया, इधर से सितंबर का दिया, ताकि कोई बच्चा अगर 28 फरवरी से भी गिनना शुरू करे तो अगस्त में 180 दिन बारो बारी पूरे हो जाए। तो अब मोहतरम 180 दिन गुजर चुके हैं। ऐसी एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को नुकसान हो, वो एडजस्टमेंट 180 दिन में कर सकते हैं। इसलिए माना कि ये अकाउंटिंग के टीचर शायद सेल रिटर्न रिकॉर्ड करवा रहे हो, लेकिन टैक्स वाले इसको न्यूमेरिकल में डलवाने नहीं देंगे इसके। थोड़ा सा जरा हैवी लेवल की रिवीजन हो गई है मेरे ख्याल से। अब चौथी और पांचवी एडजस्टमेंट में जरा आपने मेरा साथ देना है। अब उम्मीद है अब आप थोड़े से पैटर्न के ऊपर आ गए हैं। पहले देखना होता है कि नोट किसने इशू करना है, ठीक है। पहला चैलेंज ये होता है कि दोनों में से शाला सिनेरियो देख के मुझे लग रहा है कि आप जज सही कर रहे हैं, नोट किसने इशू करना है, तो ये वाले मार्क्स आ गए। अगला सवाल है नोट के असरात न्यूमेरिकल पे। नोट के असरात न्यूमेरिकल पे, तो उसमें पहला चैलेंज है इंक्रीज डिक्रीज को देखना, उसका हल ये है। और दूसरा चैलेंज है इंक्रीज डिक्रीज 180 डेज वाली है या नहीं है। अब इन सारी बातों को सामने रखते हुए बजाय के पिछली चीजें हम रिवाइज करें, अगला रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चीजें कब बेची हैं सेलर ने बायर को? भाई चाय का कहते हैं उनको। चीजें कब बेची हैं सेलर ने बायर को? फरवरी में। द VOS were erroneously understated by WS. WS गलती से VOS कम रिकॉर्ड कर गया है। अब बताएं तीसरा सिनेरियो बन रहा है या चौथा बन रहा है? जल्दी से बताएं। VOS गलती से कम रिकॉर्ड हुई है। अब बताएं इसका हल क्या निकालने? ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो where for any valid reason the VOS mentioned in invoice is to be increased now has increased। अब increase होगी है ना, अब तो VOS बढ़ानी पड़ेगी, पहले कम रिकॉर्ड हुई थी। अब बता दें किस पे लोड डाला गया है? सेलर पे। कौन सा नोट इशू करने का? डेबिट नोट। कराएं जी इशू। सेलर कौन सा नोट इशू करे? और अगली चीज बता दें, अगला कौन सा नोट इशू करे? नन। अब आप हजरात जरा मुझे सोच के बता दें इस सिनेरियो के अंदर वैसे मैं एक मजे की बात बताऊं, इस सिनेरियो में आप लोग ना दिन गिनिएगा ही ना। हुकूमत को ये वाला चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फरवरी में नहीं, फायदा नुकसान की मैं बात ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा अगर कोई बंदा अकल लगा लेना इधर, तो इधर 180 दिन की कहानी है ही नहीं सवाल में। क्यों? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने बस। तो इस सवाल में अगर आप चाहते हैं कि 180 दिन की डिस्कशन मैं करूं तो वो मैं कर लेता हूं, लेकिन दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि दोनों के एंगल से अभी तक 180 दिन नहीं। ये बात किसी को समझ आई अब जो मैंने की है? इसीलिए मैंने पहले दूसरे सिनेरियो में भी ये वाली लाइन नहीं खींची थी, क्योंकि मैं सेफ बॉर्डर पे था। फरवरी, जुलाई, फरवरी, मई। 180 दिन वाली चीजें तो तब चेक किया करें जब आपको लग रहा हो कि अभी तो 180 दिन गुजरे ही नहीं। अब अल्लाह का शुक्र है दोनों की किताबों में खुल के खेलें, जहां इंक्रीज करना इंक्रीज करें, जहां डिक्रीज करना डिक्रीज करें, वो कोई टेंशन ही नहीं। अब 180 दिन गिनने की जरूरत ही नहीं। अगर आप चाहेंगे तो वो मैं नीचे सब कुछ करके आपको दिखा दूंगा अभी,
लेकिन फिलहाल 180 दिन की कैद से बाहर निकले। मुझे सिंपल बताएं कि सेलर अपनी सेल को अंडरस्टेट कर चुका है, तो सेलर अपनी सेल क्या करे? सेल बढ़ाने से आउटपुट, आउटपुट बढ़ने से पेबल, चलें कोई लफ्ज यहां डाल दें, इंक्रीज। आगे चलें, सेलर सेल बढ़ाएगा तो बायर परचेज बढ़ाएगा, वो सेल बढ़ाएगा तो वो परचेज बढ़ाएगा। जब सेलर सेल बढ़ाएगा तो बायर परचेज बढ़ाएगा। परचेज बढ़ाने से वर्किंग वन आसमानों पे पहुंचेगी, वर्किंग वन आसमानों पे पहुंचेगी, वर्किंग वन की फिगर बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब वर्किंग वन की फिगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पेबल कम हो जाएगा, तो पेबल कम हो जाएगा, तो क्या लिख रहे हैं? डिक्रीज। ओके अच्छा, इसमें ये डिस्कशन वैसे कर लें जब मर्जी और 180 डेज, ये जब मर्जी 180 डेज वाली डिस्कशन कब जरा रेलिवेंट होती है ये जरा बता दें। हर एडजस्टमेंट में ये डिस्कशन किया करें या जब कभी हमें कुछ शक हो? क्या शक हो? कि सेल और सेल रिटर्न या सेल और सेल प्राइस ऊपर नीचे होने में तकरीबन कितने दिन हो रहे हैं? 180 दिन। चलें वैसे ही जरा मुझे डिस्कशन करके इसकी बता दें। ये आप लोगों ने नोट कर ली थी जो मैंने अभी मिटाई है? ओके, वरना फिर ऑनलाइन नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इधर जरा अभी फिलहाल इस बात को छोड़ें कि 180 दिन हुए या नहीं, वैसे बता दें जरा कि सेलर के एंगल से और बायर के एंगल से, सेलर के एंगल से सेल बढ़ेगी और बायर के एंगल से परचेज बढ़ेगी। सही है। अगला काम, गवर्नमेंट को फायदा होगा, ये एडजस्टमेंट जब मर्जी कर लें। इधर गवर्नमेंट को, तो ये एडजस्टमेंट 180 दिन में कर लें, और हमने कर ली है 180 दिन में, हमने कर ली है, हमने अल्लाह का शुक्र है टाइम पे कर लिया एडजस्टमेंट। तो ये इतनी लंबी बात क्यों नहीं करनी पड़ी जरा पॉइंट 4 में बताएं आज खुल के जरा। बड़े सेफ एंड पे खड़े थे ना, हाँ उंगलियों पे गिने, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, अभी तो 4 महीने हुए, अभी कहां 180 डेज। अगले में गिनने 180 डेज डूज या बस गुजारा चला लें? गुजारा चला लें। बताएं जी, अगला अब आप खुद करें यार, बस बहुत होगी, अगला खुद करें। हो गया जी। द VOS वॉज गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, द VOS वॉज गलती से, अब इसको क्या करें, सही करने के लिए क्या करें, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, कम करें, VOS कम करें। तो डिक्रीज वाला सिनेरियो है या इंक्रीज वाला सिनेरियो है? बोले ना भाई, ये याद रखिएगा, ओवर स्टेटेड का मतलब होता है ज्यादा हो चुकी है, ज्यादा हुई भी, ओवर हुए बंदे को क्या करते हैं आप लोग, और ओवर कर देते हैं, सेट करते हैं ना उसको, तो इसको सेट करें, इसको नीचे लाएं। अब चौथा सिनेरियो है, तो सेलर का क्या जिम्मेदारी है? नहीं, सेलर की माय डियर, डेबिट नोट ना बोलो, सेलर की जिम्मेदारी क्रेडिट नोट, और बायर की लिखें, सेलर की जिम्मेदारी और बायर की। अच्छा, सिनेरियो कौन सा है? नहीं, सेल, तो सेलर की सेल कम करें, सेलर की सेल कम होने से आउटपुट, आउटपुट में फौरन बोलते हैं आप, पेबल पे क्या फर्क पड़ेगा, आउटपुट कम होने से पेबल, इसको इस तरह भी तो समझ सकते हैं ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है, और ये इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, इनवर्सली। तो आउटपुट बढ़ने से पेबल बढ़ जाएगा, तो क्या करते हैं लाइबिलिटी पे, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, आउटपुट कम होने से पेबल कम हो जाएगा। अच्छा, एक की सेल कम कर रहे हैं, दूसरे की क्या कम कर दें?
परचेज। एक की सेल कम करें या दूसरे की क्या कम कर दें? परचेज कम हो गई, परचेज कम हो गई। तो इनवर्स है, तो अगर इनवर्स वाला रटा मार लिया तो वो भी ठीक है। परचेज कम हो गई तो पेएबल बढ़ गया। और लॉजिक में सोचने परचेज कम 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 होती होती फर्ज करें परचेज बिल्कुल ही फारिग होगी तो गवर्नमेंट खुश होगी, तो इसको क्या साइन लगा दें? लेकिन यहां 180 डेज वाली बहस में क्यों नहीं पड़े? क्योंकि जून लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जून लिखा हुआ है। इसको पूरा कर लें आप। जिसने कर लिया वो पार्ट ए पढ़े इस सवाल का। Asim Mir planned to start a manufacturing business, planned, and obtained sales tax registration in March. However, due to unforeseen circumstances, he was unable to start his business as planned. Consequently, no sales tax returns were filed from March to August. कितने महीने बने? March, April, May, June, July, August. As he did not engage in any taxable activity. क्यों नहीं इंगेज हो सका किसी टैक्सेबल एक्टिविटी में? प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस, ही वॉज अनएबल टू स्टार्ट हिज बिजनेस, सो ही डिड नॉट एंगेज इन एनी। अब आपके जहन में क्या सिनेरियो आ रहा है? किसी बंदे ने नियत की थी अपने आप को कि मैं एज अ होलसेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर के तौर पे बिजनेस शुरू करूंगा, और कॉटेज इंडस्ट्री नहीं थी, घरों में नहीं थी, फैक्ट्री इसने खोलनी थी किसी मेन जगह पर, लेकिन इसने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सका और कोई भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कर सका। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट रूल्स मेड देयर डिस्कस द फॉलोइंग: द रिक्वायरमेंट टू फाइल द सेल्स टैक्स रिटर्न एंड द कॉन्सिक्वेंसेस इफ एनी फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग सेल्स टैक्स रिटर्न? ये जरा पेज नंबर ढूंढ के बताएं मुझे। पेज नंबर 597। हम लिख के आएंगे ही विल फाइल अ नील रिटर्न इंडिकेटिंग दैट नो सेल्स टैक्स इज पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द टैक्स मंथ। ये कौन सी रिटर्न जमा करवा के आएगा? तो जो बंदा रजिस्टर करवा ले और फिर भी किसी वजह से सेल परचेज ना कर सके तो कौन सी रिटर्न जमा करवाएगा? बोलें, नील रिटर्न। पेज नंबर कट ऑफ। एक और सफे पे भी ये बात लिखी हुई थी। In case no sales tax is payable, he shall file a nil return without depositing any tax. पेज 588 के एंड पे भी यही बात लिखी हुई है। Consequences if any for non filing of sales tax return। सेल्स टैक्स रिटर्न ना जमा करवाने के कॉन्सिक्वेंसेज, क्या भयानक नतायज इसको भुगतने पड़ेंगे सेल्स टैक्स रिटर्न ना जमा करवाने के? तो सेल्स टैक्स रिटर्न ना जमा करवाने के इसको क्या नतायज भयानक भुगतने पड़ेंगे? और अगला सवाल भी देख लें। अगला सवाल है कमिश्नर की पावर क्या है अगर वो रिटर्न जमा ना करवाए? कमिश्नर की पावर क्या है अगर वो रिटर्न जमा ना करवाए? पहले जरा इसकी बात करते हैं। कमिश्नर की पावर क्या है कि अगर वो रिटर्न जमा ना करवाए? अच्छा मोहतरम, अब एक खास सिनेरियो हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदा 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए, ये दो सिनेरियोज हैं, जरा आज इन दोनों में आपने मुझे फर्क बताना है।
एक हमने पढ़ा था पावर ऑफ कमिश्नर, यानी कमिश्नर की क्या ताकत है। पेज 600 में हमने पढ़ा था कि कमिश्नर ऑन हिज ओन, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, कमिश्नर अपनी ख्वाहिश पर क्या करे, मे इशू ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। अगर एक बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए तो कमिश्नर के पास क्या पावर अवेलेबल है, ऑन इनिशिएटिव पे इसको डी रजिस्टर कर दे। कमिश्नर के पास ये पावर अवेलेबल है। और एक ये पावर भी अवेलेबल है कमिश्नर के पास कि जो बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए, ही शैल बी सस्पेंडेड थ्रू सिस्टम विदाउट नोटिस। ये जो बंदा 6 महीने मुसलसल रिटर्न जमा ना करवाए, इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा सिस्टम से। आप बताएं दोनों में से कौन सी पावर एक्सरसाइज करे कमिश्नर। अच्छा देखिए इधर ना, मेरे ख्याल से दोनों में से कोई एक ही लिखनी बेहतर थी। जो भी आप लिखा थे उसको आई कैप को नंबर दे देने चाहिए। वैसे सुन लें, प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली ये होता है कि जो बंदा अपना कारोबार बंद कर जाए ना और बताए ही ना, बस चला जाए अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, लाहौर में कहीं खुडे लाइन जाके घर ले ले, कमिश्नर कहते हैं अगर 6 महीने तू ना आया तो मैं तुझे डी रजिस्टर करूंगा और फारग करूंगा। इसी तरह तुझे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर देके टाइम जाया किया हुआ है। और जो होंडा एटलस कार है या टोयोटा है या जनरल टायर वाले हैं, अगर वो 6 महीने रिटर्न जमा ना कराएं तो इनको कभी नहीं डी रजिस्टर करते हुकूमत वाले, क्योंकि ये कारोबार बंद करके घर नहीं बैठे हुए। ये लोग तो इन लोगों को तो पकड़ो, सस्पेंड करो, फिर ब्लैकलिस्ट करो, इनकी जान इनको पकड़ लो। तो जो बच्चा बैठा हुआ है और फीस नहीं जमा करवा रहा, उसको सस्पेंड और ब्लैकलिस्ट करो। एक मिसाल दे रहा हूं। और जिस बच्चे ने आना ही छोड़ दिया हुआ है उसको डी रजिस्टर कर दें। अब आप मुझे बताएं इस बंदे के साथ क्या किया जाए। इसने बिजनेस सोचा था, शुरू नहीं कर सका, तो इसको सस्पेंड करके ब्लैकलिस्ट कर दें या इसको डी रजिस्टर कर दें, ये बता दें क्या बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से ना जो लोग सस्पेंड और ब्लैकलिस्ट लिखा है उनके भी आई कैप को ऑनर करना चाहिए था। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट शायद ये लग रहा है कि अगर इसने 6 महीने रिटर्न जमा नहीं करवाई और बिजनेस भी इसने प्लान किया था, शुरू नहीं कर सका, तो बस छोड़ें इसको, कहें जा यार तू जब कभी बिजनेस दोबारा शुरू किया हमारे पास आ जाए। फिलहाल उसको क्या कर दें। लेकिन फिर इसमें 2-3 नंबर की बातें लिख आइएगा। द पर्सन शेल बी डी रजिस्टर्ड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम विद इन द लेटर ऑफ, और डी रजिस्ट्रेशन की वजह से तुम्हारी पुरानी लाइबिलिटीज माफ नहीं होंगी। इस तरह कोई 2-3 लाइनें इसमें से लिख आइएगा। कितने नंबर के? 2 नंबर के। हल्का फुल्का भी लिखने से गुजारा चलेगा। इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह मैं आपको कल कराऊंगा क्लास में सबके सामने, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। तो रूल कौन सा है डी रजिस्ट्रेशन का? रूल 11। तो बताइए 6-6 महीने वालों के साथ क्या करना है। वैसे पूछ रहा हूँ, कोई अच्छा बिजनेसमैन है और वो गड़बड़ कर रहा है, 6 महीने रिटर्न नहीं जमा करा रहा, उसको सस्पेंड कर दें। लेकिन अगर किसी ने बिजनेस बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है, या हमारे सवाल का सिनेरियो अजीब सा है कि उसने बिजनेस शुरू करना था, कर ही नहीं सका बेचारा, वैसे मेरे ख्याल से ना जो लोग सस्पेंड भी लिख के आए आई कैप को, उनको भी ऑनर करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कोई लाइन यहाँ लिखी नहीं हुई। Who ceases to carry, who sales become exempt, who transfer, who merges, who fails to file, who ceases to remain, ऐसी कोई लाइन यहाँ लिखी नहीं हुई। यानी कि इन 6 में से इसने कोई हरकत नहीं की, ये अभी तक कर नहीं सका, हो सकता है कर दे शुरू। तो फिर अगर आप सस्पेंड और ब्लैकलिस्ट लिखाएं तो उस पर भी उसे आपको ऑनर नहीं, वो पनिश नहीं करना चाहिए। चलें जी आगे। अ कमिश्नर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, अगर मुतमईन है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने फेक इनवॉइस इशू की है और फ्रॉड किया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है नोटिस दिए बगैर। कोई 4 रीजंस बताएं जब वो ऐसा कर सकता है। करना क्या चाह रहा है कमिश्नर, करना क्या चाह रहा है? कमिश्नर में सस्पेंड, कोई बेसिस बताएं। कमिश्नर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो बता दें क्या बेसिस हैं। कितने लोगों के जहनों में ये 7-8 लाइनें आ गई थी, ABCDEFG। मैंने हेडिंग लिखवाई हुई है, रीजंस फॉर सस्पेंशन, और मैंने ये लफ्ज भी आपको बताया था, बेसिस। तो बेसिस और रीजंस उसने पूछी हैं सस्पेंशन की।
कि सस्पेंड कर दूं तो क्या बेसिस है उसकी, किस वजह से मैं उसको सस्पेंड करूं। ठीक है, जाएं वो सुबह वाली क्लास वाले सवाल जरा कर लीजिएगा सही तरह। अच्छा, वो जरा समरी सुन लें। क्या नोट दोनों पार्टीज ने इशू करना होते हैं या खाली चौथे सिनेरियो में दोनों ने इशू करना है? बाकी नोट इशू करने की जिम्मेदारी पहले तीनों सिनेरियोज में सिर्फ किस बंदे पे डाली है हमने? एक एक बंदे पे। नहीं नहीं, बायर पे चपेट मारो, पहले में बायर पे, अगले दो पे सेलर पे है, नीचे वाले पे बायर सेलर दोनों पे है। काफी अरसा हो गया पढ़ाते हुए। तो पहले पे बायर पे है, नीचे वाले पे दोनों पे सेलर पे है, और आखिरी वाले पे बायर सेलर दोनों पे है। नोट इशू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कभी किसी की है, कभी किसी की। लेकिन क्या मतलब है, अगला अगला जो ऑब्जेक्टिव हुआ करेगा, क्या नोट इशू करना ही काफी है या ये भी देखना होगा कि नोट इशू करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो भी देखने होंगे। उसके लिए न्यूमेरिकल दोनों का हिट हुआ करेगा या न्यूमेरिकल भी एक ही का हिट हुआ करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूमेरिकल तो दोनों का हिट हुआ करेगा। एक बंदा जो है वो सेल प्राइस बढ़ा रहा है तो दूसरा फिर क्या करेगा? परचेज प्राइस बढ़ाएगा। तो न्यूमेरिकल दोनों का हिट हुआ करेगा, लेकिन नोट नॉर्मली एक बंदा इशू किया करेगा चौथे सिनेरियो के अलावा। और अगर कभी एक थोड़ा सा मसला आ गया कि महीनों का गैप आपको काफी ज्यादा नजर आ रहा हुआ, तो फिर नोट इशू करते हुए जरा ये भी देख लीजिएगा कि 180 दिन वाली बात भी है या नहीं। वो आम हालात में देखनी नहीं पड़ेगी, अगर करीब करीब हो। अगर दूर दूर है टाइम पीरियड तो फिर वो बात भी देखनी पड़ेगी। जाएं।